हेलो फ्रेंड, दिस इज सालिस शिवा। तो स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय हिंदी में वर्णमाला पढ़ रहे हैं। ओके, हिंदी में हम वर्णमाला देख रहे हैं। तो वर्णमाला में हमने स्वरों को देख लिया था, व्यंजन को देख रहे हैं। आज ये व्यंजन भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं कौन कौन से व्यंजन बचे थे, कौन कौन से टाइप बचे थे, तो उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्यंजन का विभाजन घोषत्व के आधार पर कैसे किया गया था। घोषत्व के आधार पर, ठीक है, इसको हम और कह सकते हैं घोषत्व के आधार पर या स्वरयंत्रियों के आधार पर, ये संस्कृत के आधार पर। तो इसको इतना जानने की जरूरत नहीं। घोषत्व के आधार पर आता है। घोष मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये वर्णों में इसमें कंपन नहीं होगा, यानी कंपन नहीं होता, ठीक है, कंपन नहीं होता। और जो सरघोष होता है इसमें कंपन होता है, स्वरों में कंपन होता है, ठीक है। तो हमने जानी। तो अघोष में क्या होता है, हम देखते हैं कि अघोष में जो होता है वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, यानी हमने पढ़ा था का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, सारे पढ़े थे ना। तो क्या था कि इसमें क्या है, वर्ग का पहला, ओके, एवं दूसरा व्यंजन। ध्यान से देखिएगा, दूसरा व्यंजन आता है इसमें अघोष में। पहला दूसरा हम लोगों ने 12 से याद किया था, पहला और दूसरा भी 12 ऐसे, ठीक है। तो पहला दूसरा क ख आएगा, क ख, फिर दूसरे वर्ग का च छ, फिर क ख ग घ च छ, फिर ट ठ ड, ट ठ, त थ और पा फ। देखिए ये का वर्ग का कौन सा आ गया, क ख, चा वर्ग का चा छ, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था और पा वर्ग का पा फा, यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या होता है, अघोष होता है वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अघोष होता है क ख च छ ट ठ त थ प फ। देखिए धीरे धीरे आराम से बोलते हैं, कोई कंपन नहीं है। और इसमें कुछ वर्ण आते हैं श, इसको भी याद रखिएगा, श स, ओके, ये वाला श और ये वाला स, और तीनों सा आ जाते हैं अघोष में। ओके, तीनों सा आ जाते हैं अघोष में, ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन में। और ये पा और फा भी आ जाता है, ये पा और फा, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, अघोष हो गया। हम देखते हैं वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, का खा चा छा टा ठा, ता था पा फा, शा सा सा और पा और फा। तो ये क्या हो गया, अघोष हो गया, यानी इसमें कंपन नहीं है। ओके, आगे समझ में। अब हम देखते हैं सघोष को, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पे वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन था, याद आया। फिर हम देखते हैं सघोष का, इसमें क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ओके, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, सघोष होता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा व्यंजन होगा। का वर्ग में हमने का खा देख लिया, तो ग घ अंग, ओके, ग घ अंग हो गया। का खा यहाँ पे देखा पहले दूसरा, फिर चा छा यहाँ हो गया चा वर्ग में, तो फिर ज झ इया, ओके, फिर टा ठा में ड ढ अण, ओके, फिर त था द ध न, द ध न, फिर फ है ब भ म, ब भ म। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है, जिसको हमने 12 से कहा था, याद कर लीजिए। वर्ग का 12 से हमने याद कर लिया, इसको हमने 345 से याद कर लेंगे, ठीक है। 3 4 5, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमने देख लिया कि वर्ग का तीसरा और चौथा, पांचवा व्यंजन होता है, सघोष होता है, ओके। और वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। तो हमने देखा ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म। देखिए थोड़ा कंपन आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आते हैं। इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, याद रखिएगा, सघोष में सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर आते हैं इसमें सघोष में, ओके। और जो है इसमें य र ल और हा आते हैं, य र ल व और हा आता है, ठीक है। य र ल व हा आता है, और जो है ड़ और ढा, ड़ ढा, याद रखिएगा, सारा कुछ पूछता है सघोष सघोष, ओके, छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो हमने देख लिया अघोष, सघोष। अघोष में क्या था,
पहला और दूसरा व्यंजन, संकोच में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन था। ठीक है, हमने देखा। और अघोष में क्या था, श स स, ये उसमें व्यंजन आ गए थे हमारे, प और फ था। इसमें सभी स्वर आ गए थे, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा आ गया था और हा आ गया था। ओके, ड़ा और ढा आ गया। तो हमने ये देख लिया घोषत्व के आधार पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। ओके, प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं दो प्रकार के। ओके, क्या होते हैं, प्राणत्व के आधार पर हमने देखा कि अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं दो प्रकार के होते हैं, कैसे, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। हम लिखने का तरीका इसका तो दूसरा अपनाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं अल्पप्राण में क्या होता है, कम वायु निकले जिस वर्ण से, कम वायु। ओके, और महाप्राण में अधिक वायु निकले जिस वर्ण से, अधिक वायु। तो ये हो गया। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्पप्राण, अल्पप्राण ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ेगी। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, फिर अल्पप्राण। 5 वर्ण होते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो जो अल्पप्राण वर्ण होते हैं ये वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। वो तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, याद रखिए। प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण जो होता है ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो जो महाप्राण होता है ये दूसरा और चौथा होता है, याद रखिए, दूसरा और चौथा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अल्पप्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, और जो महाप्राण है वो दूसरा और चौथा। पहले हम अल्पप्राणों को देख लेते हैं वर्ग के आधार पर। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। अभी इसको मिटाते हैं। पहले अल्पप्राण देखते हैं, क्या देखेंगे, खान भी देखेंगे, फिर गा, भान भी, फिर अंगा। ओके, चा, छा, जा, झा, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, ह, व, भ, म। तो देखिए हम क्या देखते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, अण, त, द, न और प, भ, म। ठीक है, अब महाप्राण देखते हैं। महाप्राण कौन कौन सा होता है, दूसरा और चौथा वर्ण होता है। यानी कि महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण, याद रखिएगा। तो का के बाद ख और घ, क, ख, ग, छ और झ, ठ और ध, थ और ध और प, ह और भ। तो जो हमने देखा कि दूसरा और चौथा जो होता है महाप्राण होता है। ओके, यहाँ इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ निष्कर्ष क्या देखा कि जो अल्पप्राण थे, ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, अल्पप्राण हम यहाँ लिख दे रहे हैं, महाप्राण यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अल्पप्राण में हमने क्या देखा कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण था। ओके, क्या था, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण था। हम इसको 135 से पढ़ लेते हैं। और महाप्राण में क्या था कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण था। ओके, समझ में आ गया, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण था। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आता है। तो अल्पप्राण में कम वायु, महाप्राण में ज्यादा वायु बताया था हमने। ओके, तो हम देखते हैं और क्या क्या आता है। तो इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य, र, लावा आएगा, और य, र, ल, व, ये अल्पप्राण में आता है। य, र, लावा आता है। ओके, फिर आता है ड, सॉरी ट, ठ, ड। ओके, ड तो आता ही है अल्पप्राण में। फिर उसके साथ साथ क्या आता है, अंग आता है, अंग, अंग। ओके, फिर क्या है, हम देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में हमने क्या कहा था, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और इसमें जो ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं श, स, थ, इनको ऊष्म
व्यंजन कहते हैं, उस व्यंजन ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस व्यंजन श स स हा आ गया, और इसमें आता है ढा आता है और अहा आता है, ढा आता है और अहा आता है। और पंडित जो भोलानाथ तिवारी हैं, इन्होंने जो महाप्राण है इसको हकार ध्वनि कहा है। महाप्राण को हकार ध्वनि किसने कहा? भोलानाथ तिवारी ने। भोलानाथ तिवारी ने हकार कहा है, महाप्राण को हकार ध्वनि कहा, याद रखिएगा। अब एक बार और देख लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के, अल्प्राण महाप्राण, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प्राण में, और यार लावा और अंगा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। ओके, और श स स ह उसमें ढा और अंगा, और भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा था? हकार कहा। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्प्राण और सॉरी प्राणत्व के आधार पर और भूसत्व के आधार पर। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं जो व्यंजन बच गए हैं, बाकी जो हमने बता दिए थे वो बता दिए थे, जो बच गए उनको देखते हैं। अब हम देखते हैं जो है लुंठित और प्रकंपित व्यंजन। ये क्या होता है? राहक। लुंठित और प्रकंपित पूछा जाए तो दोनों राहक हैं। ओके, याद रखिएगा, लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन ला होते हैं। अगर पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ये होता है ला। ओके, पार्श्विक व्यंजन होता है ला। अगर द्वितीय प्रकंपित की बात की जाए तो इसको बोलते हैं हा। ओके, द्वितीय प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? हा। और जो वर्च व्यंजन है, वर्च, ओके, तो स र सा न र ल, ये है स न र और ल, ये क्या है? द्वितीय प्रकंपित व्यंजन है। अब हम देखते हैं द्वित्व, युग्मन या संयोगी व्यंजन। इसमें क्या होता है? जब समान वर्ण एक आधा हो और एक पूरा हो। ओके, यानी कि समान जाति के व्यंजन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं समान जाति के व्यंजन। समान जाति के व्यंजन याद रखिएगा, समान जाति के व्यंजन। ओके, जैसे हमने लिखा, एक होता है समान जाति के व्यंजन, एक होना चाहिए स्वर रहित, एक स्वर सहित, स्वर रहित, और एक होना चाहिए स्वर सहित। ओके, एक स्वर रहित होना चाहिए, इसको भी नीचे लिख देते हैं। एक स्वर रहित होना चाहिए और एक स्वर सहित होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने लिखा उदाहरण में दिल्ली, ये समान जाति के वर्ण हो गए, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, तो क्या हो गया? दिल्ली हो गया, सज्जन हो गया। तो एक ही जो समान वर्ण हो, एक स्वर रहित हो, एक स्वर सहित हो, सज्जन हो गया, कल्लू हो गया, ओके, लड्डू हो गया, ये सारी चीजें आ गया। ओके, तो ये क्या होता है? समान जाति के जो व्यंजन होते हैं, एक स्वर रहित, एक स्वर सहित, इनको द्वितीय, युग्मन और संयोगी व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, सज्जन, कल्लू, और फिर जितना भी आता है लड्डू, ये सब चीजें आ जाती हैं। ओके, तो ये हो गया द्वितीय, युग्मन और संयोगी व्यंजन, समान जाति के व्यंजन, एक स्वर रहित, एक स्वर सहित। अब दूसरा आता है गुच्छ व्यंजन और तमोगुणी व्यंजन। अभी इसको हम बताते हैं, ये सीक्वेंस में है तो देख लेते हैं। गुच्छ व्यंजन, इसको हम गुच्छ बोलते हैं, गुच्छ व्यंजन या तमोगुणी व्यंजन, तमोगुणी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है असमान जाति के दो व्यंजन होते हैं, असमान जाति के। ओके, इसमें व्यंजन होते हैं असमान जाति के। एक होता है स्वर रहित, एक स्वर सहित, और एक होता है स्वर सहित। ओके, जैसे हमने कहा रक्त, रक्त, तो क्या हो गया? का हो गया स्वर रहित और का हो गया स्वर सहित। ठीक है, रक्त हो गया, शक्त हो गया, जन्म हो गया। ठीक है, जन्म है, ये सारी चीजें हो गई, एक स्वर रहित, एक स्वर सहित। इसमें दो समान थे, इसमें दो असमान थे। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक आपका वर्ड कौन सा बचा था जो हमने मिटा दिया था? उच्छित या द्विगुणी व्यंजन। अभी बता देंगे। उच्छित व्यंजन ड़ा और ढा को बोलते हैं। उच्छित किसको बोलते हैं? उच्छित व्यंजन ड़ा और ढा को, उच्छित और द्विगुण और उच्छित, उच्छित भी बोलते हैं, सब बोलते हैं सारी चीजें। तो उच्छित व्यंजन ड़ा और ढा, देखिए पूछता है। अब हम देखते हैं आगत स्वर क्या होते हैं। आगत स्वर क्या होता है? इनको बोलते हैं नवीन स्वर या अनुग्रहित स्वर, दोनों बोलते हैं। नवीन स्वर, नवीन स्वर और अनुग्रहित स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, आगत स्वर को भी क्या बोला? नवीन स्वर और अनुग्रहित स्वर। ओके, ये बोला आगत स्वर को। अब देखते हैं आगत स्वर होते क्या है। तो आगत स्वर जो है आ आता है, आ। आगत स्वर में ये आ आता है, जिसे क्या माना गया? 53वां वर्ण माना गया है, 53वां वर्ण माना गया।
आगत स्वर में आ का है, आ को 53वां वर्ण माना गया है। ठीक है, किसने माना? डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने, याद रखिएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने आ को 53वां वर्ण माना है। ओके, ये आप अंग्रेजी भाषा का माना गया है, वैसे अंग्रेजी भाषा का है। जैसे हमने बोला ऑयल, तो ये क्या हो गया? आयस, तो ये आ हो गया। यानी 53वां वर्ण माना है डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने। नवीन स्वर या अनुग्रहित स्वर बोलते हैं इसको, नवीन स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगत स्वर, नवीन स्वर या अनुग्रहित स्वर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ओके, इसको नवीन व्यंजन या अनुग्रहित व्यंजन कहते हैं। नवीन व्यंजन या अनुग्रहित व्यंजन। ओके, समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है दो मुख्य होते हैं। एक होता है जा बोलते हैं इसको, जा, और इसको फा बोलते हैं। ओके, नुक्ता वाले वर्ण। ओके, जा और फा ये क्या होते हैं? हमारे मुख्य होते हैं। ये मुख्य हमारे दो हैं। ठीक है, और भी 3 हैं, वैसे कुल मिला के 5 हैं। का, खा, गा। का के नीचे भी नुक्ता लगा है, खा के नीचे भी नुक्ता लगा है, गा के नीचे भी नुक्ता लगा है। ठीक है, यानी कुल मिला के 5 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 मुख्य होते हैं, जा और फा मुख्य होते हैं, और का, खा, गा, जा और झा यानी कुल 5 होते हैं। 2 मुख्य होते हैं आगत व्यंजन, जिन्हें हम नवीन व्यंजन और अनुग्रहित व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अनुस्वार की बात आती है। अनुस्वार मीन्स अंग की बिंदी, ये। ठीक है, जैसे हमने कहा अंगूठा, अंगूठा, अंगूर, तो ये क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। अगर बात करें अनुनासिक की, तो इसमें क्या होता है? चंद्रबिंदु लगा होता है। ठीक है, चंद्रबिंदु, जैसे चांद। ओके, चांद हो गया। चंद्रबिंदु वाले जितने भी वर्ण आते हैं, चांद हो गया, आंख हो गया, आंख, आंगन, तो ये क्या हो गया? हमारा अनुनासिक हो गया। तो एक बार हम लोग देखते हैं लुंठित और प्रकंपित व्यंजन रा को कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन ला को, द्वितीय प्रकंपित हा को, वर्त व्यंजन सा ना रा ला को कहते हैं, द्वितीय व्यंजन युग्मक और सहयोगी व्यंजन कहते हैं समान जाति के व्यंजन को। ओके, सज्जन, दिल्ली, कल्लू, ये आ गया समान स्वर, समान जाति के रहते हैं स्वर रहित अक्षरों से। फिर गुच्छ व्यंजन या तंगोड़ी व्यंजन, ये असमान जाति के वर्ण होते हैं, एक स्वर रहित एक स्वर से, जैसे रक्त, जन्म, ये सारी चीजें होंगी। उक्षिप्त व्यंजन एड़ा और ला होता है। फिर आगत स्वर पे हम आते हैं। आगत स्वर को नवीन स्वर या अनुग्रहित स्वर कहा जाता है। ये आ होता है, 53वां वर्ण माना है डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने इसे। ठीक है, आगत व्यंजन में होता है नवीन व्यंजन या अनुग्रहित व्यंजन। जा और फा मुख्य होते हैं, का, गा यानी कुल मिला के 5 होते हैं। अनुस्वार मीन्स अंग की बिंदी और अनुनासिक मीन्स चंद्रबिंदी। तो ये हमारा क्या होता है? वर्णमाला की समाप्ति होती है। वर्णमाला मेरा खत्म होता है। अगले वीडियो में हम विराम चिन्ह को खत्म करेंगे, फिर हम संधि पढ़ेंगे। तो सारे वीडियो पढ़ते रहिए। वर्णमाला के भी हमने शुरू से अच्छे से सारा कुछ पढ़ाया, छोड़ा नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।